नेक्स्ट जो अपने पास है, इसी हम स्टेशनरी वेव की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं जो हम यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक स्टेशनरी वेव बनाए, हमने ये वाला कोई एंड ले लिया और यहाँ पर एक अनदर एंड है। एंड जो है वो मैं रिजिड लेके चल रहा हूँ। तो रिजिड एंड के ऊपर हम देखते हैं कि ये वाली जो आपके पास है वो मेन पोजीशन है, ठीक है। और इस मेन पोजीशन के अलोंग एक वेव जो है वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है। एक मेन पोजीशन है, ये वाली लाइन जो है वो मेन पोजीशन को शो कर रही है। ये कोई वेव जो है वो इंसिडेंस वेव है जो दूसरी बाउंड्री की तरफ जा रही है। अब वहां पर अगर वो रिजिड एंड है, ये वाला जो यहां पर एंड है वो अगर रिजिड है, तो रिजिड एंड अगर होगा तो हमें क्या पता है कि रिजिड एंड अगर है तो यहाँ पर जो ये वेव आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और उसके साथ ही उसके अंदर पाई फेज डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पाई फेज डिफरेंस अगर प्रोड्यूस हो जाएगा तो वेव जो है वो हो जाएगी इस टाइप की। वेव जो है वो हो गई इस टाइप से वेव जो है वो वापस से आ गई। ये आपके पास है रिफ्लेक्टेड वेव विथ पाई फेज डिफरेंस। अब यहां पर अपने को जो है वो क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं जिनको बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इस पूरी ये कंप्लीट जो है वो स्टेशनरी वेव बन गई इंपोज होने के बाद में, क्योंकि इंसिडेंस वेव उसके बाद में रिफ्लेक्टेड वेव और दोनों एक साथ इंपोज हुई। तो इंपोज होने पर जो यहाँ पर आपके पास स्टेशनरी वेव है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे हैं या कुछ मीडियम के पार्टिकल यहाँ पर ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और कुछ मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो कौन कौन से पार्टिकल हैं? अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें तो हमें डायरेक्ट नजर आ जाएगा कि यहाँ पर जो मीडियम का पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम है। तो ये तीन पॉइंट्स अपने को मिले हैं जहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो स्टेशनरी वेव का मैक्सिमम है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है स्टेशनरी वेव का वो कितना होता है आपके पास? मैक्सिमम होता है 2a। और अगर हमें मिनिमम की बात करूं कि मिनिमम स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है, चाहे वो रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो या फिर वो ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो, तो मिनिमम कितना होता है? 0 होता है। तो देखो ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहां पर जो ये पार्टिकल है मीडियम का पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं अगर 1 2 3 इन दोनों को नाम दे दूं तो ये जो तीनों हैं 1 2 और 3 ये तीनों बोले जाते हैं एंटीनोड। यानी एंटीनोड कौन से पॉइंट होते हैं? एंटीनोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो यहां पर जो डेंसिटी है मीडियम की, अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो वो डेंसिटी कैसी होगी? मिनिमम होगी। डेंसिटी कैसी होगी? मिनिमम होगी। और अगर हम साथ में प्रेशर की बात करें कि प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर और डेंसिटी तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर डेंसिटी मिनिमम है तो प्रेशर भी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो एंटीनोड वो पॉइंट है जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और डेंसिटी और प्रेशर जो है वो कैसे होते हैं? मिनिमम होते हैं। अगर हम दो कोई भी एंटीनोड की बात करें, दो कोई भी कॉन्जुगेटिव एंटीनोड है, तो इन दोनों कॉन्जुगेटिव एंटीनोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? तो मैं अगर इस वाली डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास कोई भी दो एंटीनोड के बीच की, चाहे मैं इससे इसकी बात कर लूं एंटीनोड की या इससे इसकी बात कर ले, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास एंटीनोड टू एंटीनोड ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो मैं कहूंगा ये कंप्लीट एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का यहां से यहां तक देखो,
यहां से यहां तक 1/4 पार्ट है, यहां से यहां तक बाकी का 1/4 पार्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां पर, ये डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये, λ/2। अगर मैं एक एंटीनोड से दूसरे कॉन्जुगेटिव एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/2। यानी मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू conjugative antinodes इज इक्वल टू λ/2। कोई भी दो आपके पास है कॉन्जुगेटिव एंटीनोड, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/2। अब एंटीनोड जो है वो हमें है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल है, यानी एंटीनोड पर जब पार्टिकल है तो वो मूव कर रहा है, यानी मूविंग पार्टिकल है वो मीडियम का। अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है 0 के इक्वल। तो आपको इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पर पार्टिकल जो है वो हिल ही नहीं रहा, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो देखें कौन कौन सा। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है ये, यहां पर जो ये मीडियम का पार्टिकल है वो हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये वाला, यहां पर भी मीडियम का पार्टिकल हिल नहीं रहा बिल्कुल भी, यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल है वो भी नहीं हिल रहा है, और यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल है वो भी एक जगह ही बैठा है, कहीं भी नहीं हिल रहा है। तो ये जो अपने पास 4 पॉइंट्स आए हैं, इन 4 पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं यहां पर कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपके पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों पॉइंट्स जो है वो बोले जाते हैं नोड्स। क्या बोले जाते हैं, नोड्स। यानी ऐसा पॉइंट मीडियम के पार्टिकल का या मीडियम का वो पार्टिकल किसी ऐसे पॉइंट पर हो जहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल मिनिमम हो, यानी 0 हो, तो उन पॉइंट को हम बोलेंगे नोड्स। यानी नोड्स पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0। यानी यहां वाले ये जो पॉइंट है वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, इनको बोला जाएगा नोड, यहां पर जो पॉइंट है इसको भी बोला जाएगा नोड, यहां पर जो पॉइंट है इसको भी बोला जाएगा नोड, और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी क्या बोला जाएगा, नोड ही बोला जाएगा। नोड पर पार्टिकल जो है वो हमेशा रेस्ट में रहते हैं। नोड्स पर, एट नोड्स particle always remains in रेस्ट, यानी ये कभी भी मूव नहीं करता। नोड्स पर कोई भी मीडियम का पार्टिकल है वो कभी भी मूव नहीं करता, वो हमेशा और हमेशा रेस्ट में ही रहता है। अब अगर हम डेंसिटी और प्रेशर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर जो नोड का पार्टिकल है वो अपनी जगह को छोड़ ही नहीं रहा। जब ये छोड़ ही नहीं रहा है यानी वो पार्टिकल हमेशा यही रहेगा। तो डेंसिटी जो है उसकी, नोड्स पर जो डेंसिटी की वैल्यू है वो डेंसिटी की वैल्यू अगर मैं कंपैरिजन करूं एंटीनोड के साथ, तो एंटीनोड पर तो पार्टिकल जो है वो मूव करता रहता है, अपनी जगह को छोड़कर पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो डेंसिटी मिनिमम हो जाती है। लेकिन नोड पर तो पार्टिकल जो है वो वहीं का वहीं रह रहा है, वो अपनी जगह को छोड़ ही नहीं रहा है, तो डेंसिटी जो है नोड पर वो मैक्सिमम होती है। और डेंसिटी के साथ ही अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर जो है वो भी नोड पर कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा।
यानी एंटी नोड पर डेंसिटी और प्रेशर मिनिमम और नोड पर डेंसिटी और प्रेशर जो है वो मैक्सिमम में होते हैं। अब अगर कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नोड्स की हम बात करें, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नोड्स की, तो जैसे हमने ले लिया कि यहाँ पर ये आपके पास एक नोड है सेकंड वाला और यहाँ पर एक नोड है आपके पास ये थर्ड वाला। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखूं तो भी देखो हाफ सर्कल ही कंप्लीट हो रहा है, हाफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है लैम्डा बाई 2। तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू conjugative nodes are equal to lambda by 2। कोई भी दो आपके पास कॉन्जुगेटिव है, लगातार है, कोई भी दो नोड्स, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई 2। ऐसा ही एंटीनोड के अंदर था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक एंटीनोड और दूसरा कॉन्जुगेटिव नोड हो तो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। एक एंटीनोड हो और दूसरा कॉन्जुगेटिव दूसरा कॉन्जुगेटिव नोड हो, यानी यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की डिस्टेंस देखूं या फिर मैं यहां नोड से स्टार्ट करूं और नोड से लेकर हम बात करें कहां तक, यहां पर नोड की या यहां पर एंटीनोड की, तो एक नोड और एक एंटीनोड की बात करें हम, अगर कॉन्जुगेटिव की बात करें तो अलग होगा, अगर बीच में एक छोड़कर हम बात कर रहे हैं तो अलग आंसर होगा। अगर कॉन्जुगेटिव की बात करें यानी लगातार की बात करें तो क्या बोलूंगा कि एक नोड यहां पर एंटीनोड यहां पर, तो नोड और एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, मैं कहूंगा ये वाली डिस्टेंस हमें पता लगानी है, तो ये वाली यहां से यहां तक कितनी थी आपके पास लैम्डा बाई 2, तो यहां तक कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई 4। तो अगर कॉन्जुगेटिव की बात करें, जैसे मैं बोल दूं डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड एंटीनोड इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। कॉन्जुगेटिव की बात कर रहे हैं, फर्स्ट नोड उसके बाद में एंटीनोड, अगर नोड टू नोड की बात करें तो लैम्डा बाई 4, अगर नोड टू नेक्स्ट हम यहां पर नोड की बात करें, बीच में देखो हमने एक नोड को छोड़ दिया है, इस वाले नोड को छोड़ दें तो एक नोड, उसके बाद में थर्ड जो नोड है उसकी बात करें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, कंप्लीट सर्किल बन गया यहां से यहां तक, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी। तो एक नोड और एंटीनोड के बारे में ये चीजें हैं। और इसके अलावा एक और हम बात करें कि जो यहां पर रिजिड एंड का शुरुआत का पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, इन पर हमेशा और हमेशा नोड ही बनता है, कभी भी एंटीनोड नहीं बनेगा। एंटीनोड जो है वो हमेशा बीच के अंदर बनेंगे, नोड जो है वो हमेशा किनारों पर बनेंगे। किनारों पर का तो श्योर है, बीच के अंदर जो बन रहे हैं वो अलग है। अगर हमें पता लगाना हो कि नोड और एंटीनोड के बीच में रिलेशन क्या होता है तो हम यहां से पता लगा सकते हैं। अगर मैं नोड की काउंट करूं कि नोड कितने बन रहे हैं, जब 3 सेगमेंट के अंदर ये वेव डिवाइड है तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 बन रहे हैं अपने पास नोड। एंटीनोड कितने बन रहे हैं तो मैं लिखूंगा 1 2 3 एंटीनोड बन रहे हैं, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एंटीनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड माइनस 1। नंबर ऑफ एंटीनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड माइनस 1। ये रिलेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो आपके पास एंटीनोड है वो एंटीनोड नोड से एक हमेशा
कम होंगी। अब एंटीनोड नोड से हमेशा एक कम हो गए। अब जितने ज्यादा सेगमेंट बनेंगे इसके अंदर, जितने ज्यादा सेगमेंट बनेंगे, जैसे 4, 5, 6 सेगमेंट बन गए, तो उन सेगमेंट के बेसिस पर एंटीनोड और नोड जो है वो भी बनेंगे। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, अगर ये रिजिड एंड है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर हमेशा क्या बनेगा, नोड ही बनेगा अगर रिजिड एंड है तो अगर मैं बात करूं यहां पर एट रिजिड एंड ऑलवेज नोड प्रेजेंट, हमेशा जो है रिजिड एंड पर नोड ही बनेगा, चाहे वो रिजिड एंड इनिशियल हो या फाइनल हो। अब अगर ये रिजिड एंड है, ये ओपन एंड है, तो यहां पर कभी भी नोड नहीं बनेगा, एंटी नोड ही बनेगा। तो ये जो अपने पास है नोड एंड एंटी नोड, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है कि एंटी नोड क्या होता है, नोड क्या होता है। जहां पर मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वो पॉइंट हो गया एंटी नोड। जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, वो हो गया आपके पास है नोड। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कितना, 0। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कितना, 2a। डेंसिटी और प्रेशर जो होता है वो एंटी नोड पर होता है मैक्सिमम, ठीक है, और नोड पर होता है वो, सॉरी, एंटी नोड पर प्रेशर और डेंसिटी जो है वो कैसे होते हैं, मिनिमम, और नोड पर प्रेशर और डेंसिटी कैसे होते हैं, मैक्सिमम। कोई भी आपको दो लगातार नोड की बात करे या दो लगातार एंटी नोड की बात करे, कोई भी दो लगातार नोड या कोई भी दो लगातार एंटी नोड, तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा होती है λ/2। अगर आपको बोल दे कि एक नोड और फिर एंटी नोड, यानी नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस अगर वो दोनों लगातार हैं तो डिस्टेंस होती है λ/4। लेकिन आपको बोल दे कि फर्स्ट नोड एंड थर्ड नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, फर्स्ट नोड एंड थर्ड नोड के बीच की डिस्टेंस, फर्स्ट नोड एंड थर्ड नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें और भी है जो किसी भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है वो, या न्यूमेरिकल में कई बार बोल देता है वो उस चीज को, तो हमें वो चीजें भी पढ़नी है। आप तब तक नोट कीजिए ये। चलिए, सबसे पहले जो है अपने पास जो टर्म है वो होती है नोट। कोई भी आपके पास स्टेशनरी वेव है तो उस स्टेशनरी वेव के लिए नोट जो है वो क्या चीज होती है। तो अगर नोट की हम बात करें तो मैं लिखूंगा एनी म्यूजिकल साउंड produced by musical instrument is known as note। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे जो साउंड वेव निकलती है वो साउंड वेव जो है वो क्या बोली जाती है, नोट बोली जाती है। नेक्स्ट जो अपने पास है टोन। नेक्स्ट क्या है, टोन। टोन क्या होती है कि ये जो म्यूजिकल साउंड है वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो म्यूजिकल साउंड है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, ये म्यूजिकल साउंड जो है वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, और उन कंपोनेंट को बोला जाता है जिनसे ये मिलकर बना हुआ होता है ना, जो छोटे छोटे कंपोनेंट, उनको बोला जाता है टोन। तो मैं लिखता हूं म्यूजिकल साउंड consist
component, many small component of different frequencies, these components are known as tone. These components known as a tone. क्या होता है कि नोट के अंदर जो म्यूजिकल साउंड किसी इंस्ट्रूमेंट से निकलता है वो, और टोन क्या होता है, वो म्यूजिकल साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। उन कंपोनेंट को, स्मॉल कंपोनेंट को ही क्या बोला जाता है, टोन बोला जाता है। अगर नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें तो थर्ड अपने पास होता है हार्मोनिक्स। थर्ड अपने पास होता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक क्या होगा, या हार्मोनिक से पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। हार्मोनिक से पहले हम देखते हैं फंडामेंटल नोट। फंडामेंटल नोट या फिर बोल दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल नोट या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये फंडामेंटल नोट या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो टोन आई, ठीक है, जो भी कंपोनेंट है, आप स्मॉल कंपोनेंट है इनको बोल दिया टोन, इनके अंदर या नोट के अंदर जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी का नोट है, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी का नोट है, इसे बोला जाता है फंडामेंटल नोट। या और उसके रिलेटिव में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो नोट है वो बोला जाता है फंडामेंटल नोट। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो मैं लिख सकता हूं नोट ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, नोट ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी is known as fundamental note. Fundamental note. And frequency of this fundamental note, frequency of this fundamental note is known as fundamental frequency। यानी कोई भी नोट है आपके पास तो वो नोट जो है वो मिनिमम जितनी फ्रीक्वेंसी की कोई भी टोन प्रोड्यूस करता है, या ऐसा कोई नोट है जिसके अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम हो, तो वो बोली जाती है फंडामेंटल नोट। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो ही बोला जाएगा यहाँ पर फंडामेंटल नोट या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास फोर्थ है हार्मोनिक। हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होता है, अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ दें, फंडामेंटल नोट को छोड़ दें, तो फंडामेंटल नोट के इंटीग्रल
जो वैल्यूज होती है फ्रीक्वेंसी की उनको बोला जाता है हार्मोनिक्स। यानी मैं लिख सकता हूं इसके अंदर, क्या बोलूंगा मैं, फिर देखते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल fundamental frequency is known as हार्मोनिक्स। होता क्या है देखो, कैसे समझे इस चीज को। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है अपने पास, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि अपने पास वैल्यू है m, ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसकी। उसके बाद में अपने पास जो है वो मैं बोल दूं कि कोई फ्रीक्वेंसी है आपके पास f1, इसको हमने लिख दिया 2n। जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2n। तो इसे बोला जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक। फिर अपने पास कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और वो वैल्यू है 3n, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रल मल्टीप्लायर, तो इसको बोला जाएगा सेकेंड हार्मोनिक। यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लायर जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोला जाता है हमेशा क्या, हार्मोनिक। अब वो चाहे फर्स्ट हार्मोनिक हो या सेकंड हार्मोनिक हो, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उससे कितने बाद में वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है। जो ये F1 और F2 है वो कितने टाइम बाद में प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट अगर हम हार्मोनिक के बाद की बात करें तो हम बात करते हैं ओवरटोन। ओवरटोन क्या होता है, पता है किसी को बेटा? पांचवा जो है, 5th नंबर, क्या होता है, ओवरटोन। ओवरटोन बिल्कुल ही सिंपल सा क्या होता है, या आप हार्मोनिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हटा दो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, वो सारी की सारी बोली जाएंगी ओवरटोन। यानी हार्मोनिक्स जो है, हार्मोनिक्स के अंदर से आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर दो, ठीक है। रिमूव करने के बाद में जो आपके पास हार्मोनिक बचती हैं उन हार्मोनिक्स को बोला जाता है ओवरटोन। यानी मैं इसको लिखूं तो फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट fundamental frequency are known as ओवरटोन। मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो आई 2, ठीक है। उसके बाद में आपके पास फ्रीक्वेंसी आई 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। तो अगर हम हार्मोनिक की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो मल्टीप्लायर है वही क्या हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा। लेकिन ओवरटोन की बात करें तो ओवरटोन के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसके अलावा इसको हटाकर जो बाकी की बची हुई आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, बाकी की बची हुई जो हार्मोनिक्स हैं आपके पास, वो सारी की सारी जो ये है, इसको क्या बोला जाएगा, इन सबको बोल सकते हैं हम ओवरटोन। यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज है उनको बोला जाता है ओवरटोन। आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट 6th की ओर।
चलिए नेक्स्ट जो अपने पास है, 3 और बच रखी हैं। 5th तक आ गए हम, ओवरटोन तक। ओवरटोन के बाद में आती है एक ऑक्टेव। ऑक्टेव जो है उसका यूज कई न्यूमेरिकल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर आपसे कोई चीज छुपा के रखना चाहता है, डायरेक्ट आपको बताना नहीं चाहता, तो वो एक वर्ड यूज करता है, वो होता है ऑक्टेव, ठीक है। तो ऑक्टेव जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे यूनिसन के बारे में। एक यूनिसन होता है, एक होता है रेजोनेंस। तो ऑक्टेव की बात करें तो ऑक्टेव जो है वो क्या होता है। 6th नंबर हम बात करें ऑक्टेव। ऑक्टेव होता क्या है? अगर हम ऑक्टेव की बात करें तो मैं ऑक्टेव को क्या बोलूंगा कि दैट टोन whose frequency is doubled the fundamental frequency, that tone whose frequency is doubled than fundamental frequency is known as octave, is known as octave। मीनिंग क्या है कि यहां पर जो है आपको ये वाली चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि ये ऑक्टेव जो है वो मेनली डबल फ्रीक्वेंसी जब होती है उसके लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाएगा कि अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि n2 इज इक्वल टू 2n1, n2 इज इक्वल टू 2n1, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा कि जो n2 फ्रीक्वेंसी है, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी हो तो n2 जो फ्रीक्वेंसी है वो n1 से 2 आ गया, 2 टाइम्स डबल। तो डबल का मीनिंग हो गया ऑक्टेव। तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं? थ्योरी के अंदर अपने पास जो क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल कोई आएगा, तो उसके अंदर क्या बोल के देगा आपको कि n2 इज 1 octave higher than 1 octave higher than n1। n2 is 1 octave higher than n1। 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया तो 2 की आपको पावर देखनी है, ठीक है। अगर पावर 1 है तो मैं बोलूंगा 1 octave हायर। और अगर n1 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि n1 इज 1 octave lower than 1 octave lower than n2। तो ये क्वेश्चन के अंदर ये आपको लैंग्वेज देगा और इसके बेसिस पर आपको ये देखना है कि क्या रिलेशन दे रहा है वो आपको फ्रीक्वेंसीज के अंदर। अब जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ हो n2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 n1, तो इसका मीनिंग क्या? ये तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, ये तो हमें समझना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको लैंग्वेज क्या देगा? इसके बेसिस पर अगर मैं लैंग्वेज बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? n2 इज पावर कितनी? 3। तो n2 इज 3 octave हायर देन 3 octave हायर देन n1, या फिर n1 इज 3 octave लोअर देन n2 लिख सकता हूं। अब अगर कोई और भी पावर दे दे आपको, जैसे पावर दे दिया आपको, बोल दिया कि n2 इज इक्वल टू 2 की पावर x n1,
तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसके मीनिंग सिंपल इसी के बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि N2 इज x octave higher than x octave higher than N1, या फिर क्या बोल सकता हूं N1 इज x octave lower than N2, ये हम यहां पर बोल सकते हैं। तो ऑक्टेव जो है वो मेनली कहता है कि डबल हो रहा है, डबल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डबल में भी कितना बार हो रहा है, वो कितनी बार रिपीटिशन के अंदर डबल हो रहा है, 1 टाइम्स डबल हो रहा है, 3 टाइम डबल हो रहा है, या फिर x टाइम वो डबल हो रहा है। तो जितने टाइम वो डबल होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टेव। 1 टाइम डबल मतलब 1 ऑक्टेव, 2 टाइम डबल मतलब 2 ऑक्टेव, 3 टाइम डबल मतलब 3 ऑक्टेव, 5 टाइम डबल मतलब 5 ऑक्टेव, ऐसे ही x टाइम डबल यानी x ऑक्टेव। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे अपने पास 6th के बाद में 7th जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो 7th प्रॉपर्टी है यूनिसन। 7th अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिसन। गर्मी बहुत ज्यादा। यूनिसन क्या होता है आपके पास, यूनिसन क्या होगा कि कोई भी दो बॉडी हैं, ठीक है, उन दोनों बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो। टू बॉडी हैव सेम फ्रीक्वेंसी, कोई भी दो बॉडी है और उन दोनों बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो, तो ये बोला जाएगा देन bodies are in unison, bodies are in unison। कोई भी दो बॉडी है और दो बॉडी अगर सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही हैं, तो मैं बोलूंगा कि दोनों बॉडी जो हैं वो यूनिसन के अंदर है, यानी ये एक कंडीशन है। इसी के साथ ही एक मिलती जुलती कंडीशन और होती है जो हम कई बार पढ़ते हैं, रेजोनेंस। केमिस्ट्री के अंदर भी हम बहुत बार पढ़ते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होगा कि ये यूनिसन के बहुत सारे सेम ही है, लगभग सेम है रेजोनेंस की, यूनिसन के। रेजोनेंस क्या होता है कि कोई एक बॉडी जो है, जैसे आपके पास कोई एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट कर रहा है। अब इसी यूनिसन के साथ कोई यहां पर स्ट्रिंग अटैच है, इसी यूनिसन के साथ कोई यहां पर स्ट्रिंग अटैच है। तो जब ये जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन करता है, तो इसके साथ ही ये वाली यहां पर जो स्ट्रिंग है इसके अंदर भी ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती हैं, और ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आकर जिस फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की यहां पर ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हो, उसी फ्रीक्वेंसी की, तो मैं बोलूंगा कि ये जो सिस्टम है वो रेजोनेंस के अंदर है। यानी इफ होल सिस्टम vibrates with same frequency, then system is said to be in resonance। यानी अगर आपको कहीं पर भी नाम बोल दे कि कोई भी दो बॉडी हैं वो रेजोनेंस के अंदर है, तो रेजोनेंस में होने का मतलब है कि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो अपने पास 8 जो हमने यहाँ पर टर्म्स यूज की है, नोट हो गया, टोन हो गया, फंडामेंटल नोट हो गया आपके पास, ऑक्टेव हो गया, यूनिसन हो गया, रेजोनेंस हो गया आपके पास, या
हम और किसी की बात करें तो ये सारी जो टर्म्स है वो सारी की सारी टर्म्स हमें किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर मिलती हैं, और इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर जो है वो न्यूमेरिकल भी अपने आते हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर जैसे हम जी लेवल के कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो रेजोनेंस का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। आपको बोल देगा कभी भी कि ये दोनों बॉडी जो है वो रेजोनेंस में है या एक रेजोनेंस की कंडीशन स्टेबलाइज हो रही है, तो वहां पर हमें क्या पता करना है, हमें ये पता नहीं करना कि रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, हमें ये पता करना है कि रेजोनेंस में होने का मतलब है कि दोनों जो बॉडी है या पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वही इस स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है उनके ही फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो वो कंडीशन जो है वो रेजोनेंस की हो जाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि जो ये हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस, इसका यूज जो है या फिर स्टेशनरी वेव जो है अपने पास, ये स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से हम लोग जो है स्टेशनरी वेव को स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी तो उनके लिए क्या क्या वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग इस चीज को समझेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से स्टेशनरी वेव का प्रोपेगेशन होता है। तब तक के लिए थैंक यू।